हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ HTET फेज़ 2 और बिहार टेट को लेकर, जिसका विज्ञापन दिसंबर माह में निकलने वाला है। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे कि HTET फेज़ 2 का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, HTET पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी जानकारी, साथ साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं और इसके कारण वो लोग फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, जिसके चलते उनको उनका परिणाम एग्ज़ाम के बाद भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि HTET एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, BPSC TRE का भी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, बट उसके बाद जाकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो अप्लाई करने से पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन को पूरा ध्यान देकर फॉर्म अप्लाई करें। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट मैं आप लोग तक शेयर कर सकूँ। तो HTET के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। HTET का फॉर्म 2 पेपर होता है। इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपको 9-10 का एग्ज़ाम लिया जाता है और पेपर 2 में 11-12 का एग्ज़ाम होता है। और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक तरह की पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पेपर 1 जो पास करते हैं वो उच्च माध्यमिक 9-10 के लिए माध्यमिक में टीचर को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, और पेपर 2 जो पास करते हैं वो PGT उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के टीचर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। HTET एक पात्रता परीक्षा है। इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं होता है। इसमें एक फिक्स मार्क्स होता है कि आप इतना से इतना मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये पूरी तरह से फिक्स होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं होता है। एक फिक्स्ड इसमें रहता है कि एक फिक्स्ड है कि इतना मार्क्स आने पर आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इससे कम आपको अगर मार्क्स आते हैं तो आप उसमें डिसक्वालीफाई कर जाइएगा। तो इसमें टोटल आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है टोटल। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। जो भी स्टूडेंट जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 150 में से 50% मार्क्स लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको जो भी सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें 50% मार्क्स यानी कि 150 में से 75 मार्क्स लाना होता है, तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं। 75 से अगर आपका एबव नंबर आता है तो आप क्वालिफाई है। अगर 75 से नीचे आता है, मान लीजिए कि आपका जो नंबर है 74 पॉइंट समथिंग 74.80 74.90 भी आ जाता है, तो भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 75 से एबव नंबर आना है, तब जाके आप क्वालिफाई कीजिएगा। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 45.5% अंक लाना होगा। मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए स्टूडेंट को 150 में से 68.25 मार्क लाना होगा। अगर आप 69 से ऊपर मार्क्स को जो स्टूडेंट लाएंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। फिर बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर उन्हें 42.5% अंक, मतलब कि उन्हें 150 में से 63.75 के ऊपर मार्क्स लाना होगा। कहने का मतलब है कि अगर जो स्टूडेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है वो 64 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो उन्हें क्वालिफाइड माना जाएगा, अदरवाइज उन्हें डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। उसके बाद बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला, सभी को 40% अंक चाहिए पास करने के लिए। सभी महिलाएं, मतलब सारी महिलाएं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, दिव्यांग से हो, अति पिछड़ा से हो, तो सभी को 60 मार्क्स लाना होगा। ये सारी महिलाएं बिहार की होनी चाहिए, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से हो। अगर वो बिहार से हैं, महिला है, तो उन्हें भी आपको 40% मार्क्स पे क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब उन्हें 150 में 60 नंबर लाना होगा, उसके बाद वो क्वालिफाई माने जाएंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अदर स्टेट की महिला और पुरुष सारे लोग
जनरल कैटेगरी में को काउंट किए जाएंगे। अदर स्टेट के जो भी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो सभी जो है जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। जनरल कैटेगरी में ही उन्हें गिनती किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। अगर वो अदर स्टेट के हैं तो उन्हें 150 में से 75 मार्क्स से ऊपर चाहिए, तभी वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये बिल्कुल साफ साफ जो है नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 150 में से 75 नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें जो है कितना पैसा लगेगा, तो अगर आप सामान्य वर्ग से जो है, सामान्य वर्ग मतलब जनरल कास्ट से, EWS पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको पेपर 1 के फॉर्म भरने में 960 रुपये लगेंगे। और आपके पास अगर PG की डिग्री है और साथ में दोनों पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2, अगर आप दोनों भरना चाहते हैं साथ साथ में 9, 10, 11, 12 दोनों के लिए, तो आपको जो है 1440 रुपये लगेंगे। फिर अगर आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कैटेगरी से हो, तो सिर्फ जो है पेपर 1 के लिए 760 रुपये। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1140 रुपये लगेंगे। ये होंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दिव्यांग और महिला के लिए। इन लोगों को जो है पेपर 1 के लिए 760 रुपये और दोनों पेपर भरने के लिए उनको 1140 रुपये लगेंगे। अब बात करते हैं एज को लेकर। तो एज को लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो वैकेंसीज नहीं आई है। अभी जो है 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में काफ़ी वैकेंसीज आ गई है। तो उसमें पहले से जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनकी काफ़ी एज हो चुकी है और TRE 1 में भी बैठे, TRE 2 में भी बैठे, TRE 3 में भी बैठे, लेकिन उनका नहीं हो पाया है, फिर भी एक मौका चाहते हैं। तो अभी बात कर रही हूँ मैं एज को लेकर। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें काफ़ी परेशान रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप जनरल पुरुष से हो तो 37 वर्ष तक आपका जो है लास्ट एज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और मेल हो तो आपका जो है लास्ट ईयर्स जो होगा वह 37 ईयर्स का होगा अप्लाई करने का। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और महिला है तो आपका जो है 40 वर्ष तक आपका जो है अंतिम एज होगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है सामान्य एज रखा गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से जो है उनके लिए जो है 40 वर्ष लास्ट एज है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए 42 वर्ष तक जो है फॉर्म भरने का लास्ट एज है। और ये सारे एज की काउंटिंग जो है ये डिपेंड करेगा कि कब से जो है, अगर दिसंबर में इसका फॉर्म आता है, जनवरी में फॉर्म आता है, तो इसका काउंटिंग हो सकता है 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर लिख दिया जाएगा कि कब से जो है एज का काउंट किया जाएगा। अगर दिसंबर में फॉर्म आता है तो 2023 के, तो आपको जो है, अगर दिसंबर में इसका फॉर्म आता है, अगर जनवरी में फॉर्म आता है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में सारी चीज़ क्लियर लिख दिया रहेगा कि कब से जो है डेट को काउंट किया जाएगा, कि ताकि वो जो है 37 ईयर्स या 40 ईयर्स कब से काउंट करेंगे तो हो जाए, तो आप जो है एप्लीकेबल हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो 2023 के STET का जब फॉर्म भरा जा रहा था तो अधिक उम्र वालों को कोर्ट से छूट मिला था, क्योंकि उस टाइम जो है 2023 में जो STET का पेपर हुआ था, तो काफ़ी दिनों के बाद STET का पेपर हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कोर्ट में जो केस किए थे ताकि उन्हें जो है कुछ छूट मिल सके एज में। काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसीज आई थी, काफ़ी दिनों के बाद जो STET का एग्ज़ाम हुआ था, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है जिनका एज काफ़ी पार हो चुका था, जिसका 37 से पार हो चुका था, 40 से पार हो चुका था, उन बच्चों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया था अधिक उम्र के लिए कि उन्हें कुछ छूट मिला जाए। तो उन्हें जो है कोर्ट के तरफ से उन्हें छूट मिला था, उनको ऑर्डर मिला था कि कुछ इसमें छूट दिया जाए। लेकिन STET 2024 की एग्ज़ाम जो अभी हुई थी, अभी 2024 का जिसका रिजल्ट अभी प्रकाशित हुआ है, उसमें जो कोई छूट नहीं मिला है, जिस वजह से फिर से जो है कोर्ट केस किया गया है। लेकिन कोर्ट में इसका जो है केस चल रहा है। तो अब जो कोर्ट से क्या जजमेंट मिलता है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार जो STET फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा या फिर BTET का एग्ज़ाम होगा, इस बार जो है आपको एज में कम से कम 5 वर्ष की छूट मिलने की संभावना लग रही है। बाकी जो है
तो अभी जो है जजमेंट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ भी क्लियर होगा कि कितने साल की जो है इसमें आपको छूट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। लेकिन चांसेस है कि इसमें कुछ ना कुछ वर्ष का जो है आपको छूट मिलने की चांसेस लग रही है। STET का एग्ज़ाम ऑनलाइन CBT के माध्यम से लिया जाता है। इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होता है। STET के पेपर में आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है इसके रिजल्ट में। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो एक ही विषय का अलग अलग पालियों में जो एग्ज़ाम होता है, जब एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है, तो कभी कभी होता है कि किसी शिफ्ट में काफ़ी हार्ड हो जाता है पेपर, कभी किसी शिफ्ट में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो एक ही विषय का जब अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम होता है तो सभी शिफ्ट को एक जैसा 100% करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी मात्रा में जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसका आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी भी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो, कि किसी भी स्टूडेंट को जो है इसमें दिक्कत ना हो कि किसी को जो है हार्ड क्वेश्चन मिल गया है, किसी को इजी क्वेश्चन मिल गया है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, ताकि किसी बच्चे का इसमें नुकसान ना हो। इसलिए ऐसे परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाता है। इस टाइप के जिसमें बहुत सारे पालियों में एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वहीं अभ्यर्थी का जो है रियल अंक होता है। जब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका जो भी नंबर आता है वहीं उनका रियल नंबर होता है। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होता है, ना कि उनके कितने नंबर जो है पहले से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो आंसर के मिला लेते हैं, तो उसके बाद उनको लगता है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो नंबर जो है सही नहीं है। तो आपको जो नॉर्मलाइज्ड के बाद जो नंबर आते हैं वही आपका रियल होता है। जो फॉर एग्जांपल किसी जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर किसी जनरल कैटेगरी के आप अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो है 150 अंक की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 आ रहे हैं, माने 76 आ रहे हैं, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है आपको 74.90 आता है। तो निर्धारित जो आपका मार्क्स है कि इतने परसेंटेज पे जो है क्वालिफाई करने का जनरल कैटेगरी का, जैसे आपको पता है कि 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब 75 नंबर चाहिए पास करने के लिए। तो अगर आपको जो है नॉर्मलाइज के बाद 74.90 नंबर आता है, तो ऐसे में जो है प्राप्त नहीं करने के कारण 75 नंबर प्राप्त नहीं करने के कारण आपको जो है अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा कि वो जो है क्वालिफाई नहीं किए हैं। अगर उनमें थोड़ा सा भी पॉइंट में भी अगर कमी हो जाता है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर कम भी हो सकता है। इसका जो है आपका जो है नेगेटिव में भी जा सकता है। मान लीजिए आपका 76-78 नंबर आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका इसमें जो है कम भी हो जाता है। कभी कभी इसमें बढ़ भी जाते हैं, 2-3 नंबर कम हो जाते हैं, 2-3 नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड के बाद ही जो आता है अंक, वहीं आपको रियल माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि STET फेज़ 2 में कौन कौन जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिसके पास 10th 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन, PG का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, B.Ed का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, और अगर कोई अन्य कोर्स किए हो तो वो भी उसमें जो है डाल सकते हैं। ऐसे मैंडेटरी नहीं है अन्य कोर्स वाले। बाकी आपको 10, 12, ग्रेजुएशन, PG और B.Ed का जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाना होगा, वो भी जो है अप्लाई करने के टाइम आवासीय प्रमाण पत्र वहाँ पे डालना है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी जो है आरक्षित वर्ग से अगर है, तो आपको जो है एक जाति प्रमाण पत्र भी उसमें डालना पड़ता है। जो जनरल कैटेगरी से हैं बट उनकी इनकम जो है सालाना 7 लाख से कम है, तो EWS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उन्हें जो है कुछ बेनिफिट मिल जाए जो भी जनरल कैटेगरी से है। अगर उनके पास EWS नहीं है तो अभी से ही बना लीजिए, क्योंकि STET का फेज जो है दिसंबर में आने वाला है। तो अगर इनके पास नहीं है तो ब्लॉक से जाके बनवा सकते हैं। वैसे ही सेम पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है क्रीमी लेयर के लिए NCL का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। उसमें भी वैसा ही है कि अगर
किसी भी परिवार में जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, और अगर उनके परिवार में 7 लाख से कम सालाना आय है तो वो एक NCL बनाया जाता है जिसमें आपको कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं। और इसमें एक नोट करने वाली बात है खासकर महिलाओं के लिए, तो जो भी आरक्षण दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्मित होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। उनका जो भी है जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र वो जो है आपके उनके मायके से होना चाहिए, पिता के नाम पे होना चाहिए, वहाँ का पता होना चाहिए, पति के नाम का नहीं। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। तो पेपर 1 के लिए 16 सब्जेक्ट का टोटल पेपर होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट से आपका जो है स्नातक या स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और PG हो तो उसमें आपको 50% अंक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, और साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन और PG है तो 50% मार्क्स चाहिए, और B.Ed है अगर, और उसके बाद जो है B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। तो अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर 2 से 3 इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है गणित विषय तो पेपर 1 में तो कौन कौन जो है इसको रख सकता है। तो गणित के साथ में अगर आपके पास भौतिकी है मीन्स फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है और स्टैटिक विषय में से कोई भी जो है अगर आपका सब्जेक्ट जो है गणित है, अब मैथ्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट में से फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और स्टैटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट में से कोई 2 विषय में अगर आप ग्रेजुएशन में अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका अगर ग्रेजुएशन में है इस सारे सब्जेक्ट में से, तो आप जो है इसके लिए जो है एलिजिबल है और जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको बिल्कुल ध्यान से देख के भरना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। या फिर जो है इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो तो भी आप जो है फॉर्म उसमें डाल सकते हैं गणित विषय को लेकर। और अब जिनका साइंस हो तो उसके साथ क्या क्या होना चाहिए, अगर जिसका साइंस स्ट्रीम है तो अगर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में डिग्री हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें साइंस की विशेषज्ञता हो। तो अगर इसमें से जो भी है बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, अगर इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है, मान लीजिए किसी का जूलॉजी है पर अदर सब्जेक्ट में बॉटनी भी लिए हुए हैं, तो वो जो है अगर तो वो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऐसे बनेगा कि अगर किसी का हो सकता है कि जूलॉजी उनका ऑनर्स हो और केमिस्ट्री साथ में साइड से लिए हो तो वो दोनों भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप जो है फॉर्म डालिएगा तो उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। अदरवाइज आपको जो है इसमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया जाता है। अब सामाजिक विज्ञान में तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस किसी भी 2 विषय में अगर उत्तीर्ण हो, जिनका सामाजिक विज्ञान, जिनका आर्ट्स है, तो अगर इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन उनका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर उनके ग्रेजुएशन में है, किसी भी 2 विषय में अगर उत्तीर्ण है, तो जो है इनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन पहले अपना मिला ले। आर्ट्स वाले बच्चे खास करके अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़रूर मिला के फॉर्म डालें ताकि इसमें कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो आर्ट्स वाले बच्चे तो बिल्कुल ध्यान दे के ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। और इसका एग्ज़ाम जो है टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स जो है मेन सब्जेक्ट जो भी आपका मेन स्ट्रीम ग्रेजुएशन में रहता है, तो इसमें जो है 100 मार्क्स का जो है मेन होता है, मेन सब्जेक्ट से होता है, और 50 मार्क्स का जो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से होता है। टोटल आपको 150 का जो है एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से होता है और 50 मार्क्स आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो भी है उससे होता है। तो आपका बात करते हैं कि STET फेज़ 2 का जो है विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो STET का फेज़ 2 का विज्ञापन आपको बहुत जल्द दिसंबर में, मिड दिसंबर तक जो है आपको, या फिर लास्ट दिसंबर के किसी भी डेट में आपको जो है STET फेज़ 2 का विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। साथ साथ जो है आपका BTET की भी जो है साथ ही साथ आपका विज्ञापन जारी होगा। अब ये हो सकता है कि दोनों का साथ में मर्ज करके ही जारी कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग करके पहले STET फेज़ 2 का विज्ञापन जारी हो गए और आसपास में ही 1-2 दिन के बाद या 1-2 दिन पहले BTET का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाए, क्योंकि BTET भी बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए। TRE 4.0 में
साथ साथ कंप्यूटर टीचर की भी बहाली होने वाली है, तो दोनों कंपलसरी है। तो हो सकता है कि आपको साथ में ही मर्ज करके ही STT फेज़ 2 का और BTET का विज्ञापन निकाल दिया जाए और साथ में एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो आपको दिसंबर के लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन STT का फेज़ 2 का या BTET का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए STT वाले बच्चे। और TRE 4.0 की बात करें तो TRE 4.0 STT का जब एग्ज़ाम हो जाएगा फेज़ 2 का या BTET का, उसके बाद ही अब लग रहा है कि TRE 4.0 का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अभी उसमें वो समय है, इसके एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो है TRE 4.0 का अब जैसा लग रहा है कि वो उसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी के माह में ही जारी हो सकता है। दिसंबर में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर में आपको TRE 3.0 का रिजल्ट अभी तक जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है 9-10 का। हाँ, लास्ट नवंबर तक 9-10 का जब रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद जो है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका रिजल्ट जब क्लियर हो जाएगा, तब जाके आपको दिसंबर का पूरा माह इसी में प्रोसेस में प्रक्रिया में लगी रहेगी कि उसका पोस्टिंग कहाँ कराना है, काउंसलिंग कैसे कराना है। तो TRE 3.0 के सारे प्रोसेस और प्रक्रिया करने में आपको पूरा दिसंबर लग जाएगा। तो अब दिसंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो। जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है STT का जो है फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले जो है, जैसे कि संभावना लग रहा है कि पहले आपको STT फेज़ 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, BTET का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। या फिर हो सकता है कि STT फेज़ 2 और BTET का जल्दी एग्ज़ाम ले लिया जाए और उसी बीच में आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए और एग्ज़ाम जब तक उसका नोटिफिकेशन का लास्ट डेट होगा, उसके पहले ही आपको STT और BTET का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि आप जो है उसमें फॉर्म डाल सकते हैं TRE 4.0 में। तो इसी बीच में आपको हो सकता है कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए। तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। अब ये नोटिफिकेशन आपको जनवरी में ही संभावना है, पूरी संभावना दिख रही है कि अब वो जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन जनवरी में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो आपको जनवरी में TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो STT वाले बच्चों के लिए बस और BTET वाले बच्चों के लिए बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कि आप लोग को भी जो है TRE 4.0 में मौका मिलने जा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करिए ताकि आपका जो है उसमें भी सिलेक्शन हो सके। आप लोग श्योर रहिए, आप लोग को भी 100% मौका मिलने जा रहा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी बातें समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।